COVID-19 and it's affecting them. At the same time, what are their real needs of SRHR and HIV, and how can targeted interventions integrate those needs by creating required linkages, and at the same time also prioritizing their needs within their framework of targeted interventions. So when we do that, I think I'm also expecting Daksha to join. I don't know, Daksha, I don't see joined So, yet. Abhina, just one query. Yes, Dr. Deepta, please go ahead. Uh, Yes, Dr. Bimla, please go ahead. I think we are already live, Dr. Bimla. I Yeah, see. ma'am. We are live, ma'am. Okay. Okay, Amit, over to you. Then why don't you introduce yourself and start the session? Thank you. आप शुरू Yeah, करें अमित. हाँ, yeah. डॉक्टर बिमला Uh, आ गई है. हाँ. yeah. Good afternoon. मेरा नाम अमित है और we will start in few minutes because आज हमने as Abhina madam shared कि we will be talking about the adolescents and the SRH needs of the adolescents in today's session. So we have spoke with 3 HRGs especially who comes under the adolescent age group. So we are just waiting for getting them connect because some of them will be connecting from the mobile, and so I'll just request you to wait for 2 minutes. Meanwhile, I have just messaged to Daksha also to get join the session. So yeah. Yes, thank you, Dr. Khosa, for joining us. Thank you, Dr. Bimla, for joining us. I think since it is already live, I would just like to talk quickly about the Sampurna project. Dr. Bimla, maybe I can just talk in 5 minutes for Sampurna program. So, हम लोग थैंक यू, आप लोग सब लाइव सेशन में हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए हो करके. मेरा नाम अभिना है और मैं इंडिया HIV एड्स अलायंस में काम करती हूँ. और मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर हरजोत खोसा है. आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो हमारे कम्युनिकेशन आई मीन कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट है और वो मेंटल हेल्थ से भी प्रोफेशनल है और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमको सपोर्ट करते हैं. उसी के साथ मेरे साथ फ़िलहाल डॉक्टर बिमला जी भी है और डॉक्टर बिमला जो है वो UNFPA से है. Abhina, you're not audible. Hello? Abhina? हेलो. Hello? Abhina? हाँ जी, पता नहीं हाँ, we lost you some. Sorry, हाँ. तो हमारे साथ डॉक्टर बिमला जी भी है UNFPA से, जो आज हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको देने वाली है. डॉक्टर बिमला एडोलेसेंस जो ग्रुप होता है, यानी 15 साल से लेकर 24 साल की उम्र में जो कम्युनिटी होती है हमारी, और वो किस तरह के इश्यूज़ के गो थ्रू करते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होता है, किस तरीके से सुविधाएं हम प्रोवाइड कर सकते हैं. आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब बात करें एडोलेसेंस ग्रुप की, और हम जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी हुई सर्विसेज, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सर्विसेज है, लैंगिक स्वास्थ्य से जुड़ी सर्विसेज है, या हम HIV से जुड़ी हुई सर्विसेज जब उनको देने का कोशिश कर रहे हैं, तब हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम करना है कि हमारी कम्युनिटी में हम जो हाई रिस्क ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, हाई रिस्क ग्रुप तक हम पहुंच रहे हैं, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में ऐसे लोगों को प्रावधान किया जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको मुख्य धारा में लाके उनको ये सुविधाएं जो हमारे संपूर्ण प्रोजेक्ट के माध्यम से देनी चाहिए वो दी जाए. संपूर्ण प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो UNFPA ने हमको दिया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल गुजरात स्टेट के 9 डिफरेंट राज्यों में खास करके चलाया जा रहा है. वडोदरा है, छोटा उदयपुर है, अरावली है, आपका खेड़ा है, आनंद है, सूरत है, बानसकंठा है, साबरकंठा है, ऐसे अलग अलग 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा. और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम हाई रिस्क पहुंचने का कोशिश करेंगे और उनको HIV तथा SRHR यानी लैंगिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे.
आपने देखा ही होगा कि हर फ्राइडे हम ये वर्चुअल सेशंस आपके लिए लेके आ रहे हैं और हर फ्राइडे का अलग अलग मुद्दा हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सेशंस को लेकर। हमने शुरुआत की थी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, HIV को लेकर, कोविड-19 के बारे में हमने बात की। फिर पिछले सेशन में हमने सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर के बारे में बात की और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा हम बढ़ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की ओर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये मुद्दा है एडोलेसेंस, यानी प्रौढ़ावस्था में हम जब पहुंचते हैं तो हमको क्या दिक्कतें आती है लैंगिक स्वास्थ्य लेने में, हमको क्या दिक्कतें आती है HIV की सर्विस लेने में, और ख़ास करके जब आप एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो कि जो ट्रांसजेंडर है या MSM है या सेक्स वर्कर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या ड्रग यूज़ कर रहे हो या आप HIV के साथ जी रहे हो, तो ये कम्युनिटी से जब आप बिलोंग करते हो तब खास करके आपको क्या तकलीफ़ें होती है, कौन सा इश्यूज़ आते हैं ये सभी सुविधाएं प्राप्त करने में, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अमित, डॉक्टर बिमला को मैं ट्राई कर रही हूँ बट आई थिंक वो नहीं है अभी करंटली मीटिंग के लिस्ट में। मैं उनको फोन कर रहा हूँ, मैं उनको वही फोन कर रहा हूँ। लेट मी कॉल हर एंड चेक। हाँ, तो तब तक मैं प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये प्रोजेक्ट जो है 9 जिले में मैंने बताया काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम हेल्थ केयर वर्कर्स को सेंसिटाइज करेंगे, हॉस्पिटल्स में आपके माध्यम से सेंसिटाइजेशन किया जाएगा। उसी के माध्यम से हम जो ANM यानी नर्स या आशा वर्कर्स है इनका भी ट्रेनिंग करेंगे, टारगेटेड इंटरवेंशंस काम करवाएंगे 3 ऐसे जिलों में जहाँ पे सब सेंटर्स है, वहाँ पे HIV सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाएंगी और जहाँ पे HIV यानी TI चल रहा है, टारगेटेड इंटरवेंशन चल रहा है, वहाँ पे जैसे सेक्सुअल लैंगिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं है, जैसे कॉपर टी है या गर्भ निरोधक गोलियां हैं या और भी कई सारे गर्भ निरोधन के या प्रेगनेंसी से जुड़े हुए मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं पहले भी, वो सब सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएगी। तो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है। बहुत ही जल्दी हम एक सिचुएशनल असेसमेंट करने जा रहे हैं। वो सिचुएशनल असेसमेंट के माध्यम से हम ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये 9 जिले में क्या सिचुएशन, सेक्सुअल हेल्थ से जुड़कर क्या सिचुएशन है, HIV की सुविधाओं को लेकर क्या सिचुएशन है, मिल रही है क्या, कहाँ पे मिल रही है क्या, किस तरह की सर्विसेज मिल रही है। आई थिंक डॉक्टर बिमला मुझे ज्वाइन की है अभी, जो UNFPA से है। और डॉक्टर बिमला जी, आप, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपना सेशन कंटिन्यू कर सके डॉक्टर बिमला। मैं कर रही हूँ अभी ना, बट मेरा क्या प्रेजेंटेशन विजिबल है? मैंने मैंने अपनी तरफ से आपका प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कर दिया है डॉक्टर बिमला। अभी लोग देख पाएंगे। हाँ, पहले स्लाइड पे हूँ मैं, आप जैसे बोलेगी नेक्स्ट स्लाइड, मैं नेक्स्ट स्लाइड करते जाऊंगी। चलिए ठीक है। तो आप सभी को नमस्कार। मैं, जैसे अभिना जी ने बताया कि मैं UNFPA से हूँ और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जो एडोलेसेंट है, किशोरावस्था में जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हैं, वो क्या होते हैं, पहले तो हम उनको पहचानें और उसके बाद उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो माहवारी के समय में परेशानियां हो सकती हैं या माहवारी से संबंधित जो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा बात प्रेगनेंसी कैसे होती है, साथ ही क्या सुरक्षित मातृत्व होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एडोलेसेंट एज में जो किशोरावस्था में है उनको क्या गर्भ निरोधक साधन की उपलब्धता है, और साथ ही साथ जो प्रजनन तंत्र के रोग हैं जिसमें RTI, STI और HIV एड्स में एडोलेसेंट्स का में क्या खतरा रहता है और क्यों रहता है, और लास्टली हम बात करेंगे कि सेफ अबॉर्शन क्या है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये SRH के टॉपिक्स हैं और एडोलेसेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अभिना जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। कर दिया मैडम, मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दिया। तो जब हम एज की बात करते हैं तो एज को हम जब 10 to 19 ईयर्स का जो
एज ग्रुप है उसको हम किशोरावस्था या एडोलेसेंस इंग्लिश में कहते हैं, और इसको फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अर्ली एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंट मतलब जो नव किशोर हैं, जो कि 10 से 14 वर्ष की आयु के होते हैं, और जो 15 से 19 वर्ष हैं वो थोड़े से बड़े किशोरों में आते हैं। और जो यूथ का ग्रुप है वो 15 से 24 वर्ष की आयु ग्रुप का है, और यंग पीपल 10 से 24 वर्ष की आयु ग्रुप को हम यंग पीपल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अभिना कर दिया मैम। तो जो हमारा जो देश है ये आप ये देखेंगे कि जो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 25% जो पॉपुलेशन है वो यंग पीपल की है, युवा वर्ग की है, और उनका हमें हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत ही प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, और साथ ही साथ लेकिन इस ग्रुप की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये थोड़ा शाई होता है और ये बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होता है। उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी तो एक्टिव होते हैं, बट उनको नॉलेज और इम्पॉर्टेंस ऑफ यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब गर्भ निरोधक साधन क्यों यूज़ करना चाहिए या अपने आप को कैसे बचाव करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और ख़ासकर लड़कियों के विषय में अब जब आजकल के समय में लड़कियों को बहुत जल्दी महीना आ जाता है, तो आप ये देखोगे कि 10 के एज में या 9, पहले जो 13 साल में महीना आया करता था, अब जो है शुरुआत महीने की वो हो जाती है अराउंड 10-12 या कई बार 9 साल के बच्चे को भी ये महीना शुरू हो जाता है। और साथ इस एज ग्रुप में क्योंकि पीयर जो आपके समवयस्क व्यक्ति, मतलब जो साथ की उम्र वाले हैं, उनका एक प्रेशर रहता है उनके जैसे बनने का या उनके जैसे करने का, तो एक पीयर प्रेशर उसको कहते हैं। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन बच्चों पे असर होता है, और उनमें एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है जानने की, और नई चीज़ों के साथ में एक्सपेरिमेंट करना, नई चीज़ों को के साथ में देखना कि ये क्या है। तो ये जिज्ञासा इस एज ग्रुप के लिए कई बार थोड़ा सा परेशानी का कारण बन जाती है, और क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्या सेफ सेक्स है, या उनको इस चीज़ की जानकारी बिल्कुल नहीं होती है कि वो अपने को कैसे STI, सेक्सुअली जो यौन संबंध बनाने से जो रोग होते हैं जिनको हम STI कहते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उनके ऊपर इस चीज़ का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट अभिना जी कर दिया डॉक्टर बिंदा। तो इस वजह से कुछ इन युवा जो किशोरावस्था है उसमें जब एक बच्चा एडोलेसेंट की एज ग्रुप में एडोलेसेंट में आता है, जो किशोरावस्था में आता है और बड़ा होने की प्रक्रिया में होता है, तो उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ भावनात्मक चेंजेस भी होते हैं, और सोसाइटीज़ की भी उनसे एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं। तो इन चेंजेस की वजह से उनके जो स्वास्थ्य पे काफ़ी कुछ उसके प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि अगर ये यंग पीपल जब उनके सेक्सुअल बिहेवियर चेंज होते हैं तो उनके कुछ एडवर्स आउटकम्स होते हैं हेल्थ के ऊपर। जैसे उन्हें पता नहीं है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से उनको बीमारी का खतरा हो सकता है, या उन्हें नहीं पता होता है कि सब्सटेंस अब्यूज़, जो हम जैसे नशा करना, उससे उनकी स्वास्थ्य को खतरा होता है, और वो कई बार ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके कि हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर। तो अब कुछ हम जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें किशोरावस्था के दौरान, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे बॉयज़ में सभी को पता है, सभी इस एज से निकले हुए हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ वाली एज है। इस एज में बहुत अधिक ग्रोथ होती है, एकदम से छोटा बच्चा बड़े में चेंज हो रहा है तो एकदम हाइट बढ़ेगी, उसके मसल्स, बॉयज़ में मसल्स डेवलप होंगे, स्किन जो है जो पहले बहुत स्मूथ हुआ करती थी अब वो ऑयली सी हो जाएगी, शोल्डर लड़कों में ब्रॉडन हो जाते हैं, आवाज़ में बदलाव आता है, और जहाँ जैसे प्यूबिक हेयर या फिर अंडर आर्म्स में, बगलों में बाल आना, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, फेस में बाल आना शुरू होते हैं, और साथ ही साथ जो प्रजनन अंग हैं वो बड़े होने लगते हैं। और लड़कियों में भी सिमिलरली एक ग्रोथ स्पर्ट होता है, इस समय काफ़ी तेज़ी से
शारीरिक चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट डेवलप होती है, स्किन भी ऑयली हो जाती है, और हिप्स, क्योंकि अब रिप्रोडक्टिव फंक्शंस अपने उसके लिए तैयार हो रहे हैं तो हिप्स चौड़े हो जाते हैं, और बगलों में बाल आना, प्यूबिक हेयर आना और जेनाइटल एनलार्ज होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल ये फिजिकल चेंजेस देखे जाते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर बिमला, किसी को बोलूं कि वो गुजराती में भी थोड़ा सा बता दे करके, कुछ लोगों को जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, और बाद में आखिर में वाइंड अप ये करने के लिए। अमित, कोई गुजराती में क्विकली ये कर सकता है क्या, समाप्त कर सकता है क्या? जस्ट अ मोमेंट। जगदीश भाई, हेलो जगदीश भाई, सखीजोत, आप जगदीश भाई, हाँ, जो भी है लिख के रखें ये सब पॉइंट, बाद में गुजराती में हम ट्रांसलेट करेंगे उसको, ठीक है डॉक्टर? वो कर लेंगे मैडम, मैंने डीएम्स को ऑलरेडी बोला है, जो भी पॉइंट्स है वो नोट करके वी कैन टॉक इन गुजराती विद मोर इन डिटेल विद द टीआई टीम्स। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर बिमला। हिंदी ठीक है कि इंग्लिश ठीक है? मुझे बस इस चीज का लग रहा है कि हिंदी ठीक है। हिंदी ठीक है मैडम, हिंदी ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो प्रजनन तंत्र, यौन संबंधित जो शरीर के अंग हैं, उनमें बढ़ाव होता है, मैच्योर होते हैं। लड़कों में इरेक्शन शुरू होता है, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल अट्रैक्शन, दूसरे सेक्स के लिए या सेम सेक्स के लिए अट्रैक्शन शुरू होता है। इस एज में महीना आना शुरू होता है, साथ में अंडाशय से अंडा बनना, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, वो शुरू होता है, और लड़कों में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है और इजैकुलेशन, और साथ ही साथ में इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, जो कि यौन व्यवहार है उसकी स्थापना शुरू होती है इस एज में। नेक्स्ट। और जो कुछ इमोशनल चेंजेस हैं और सोसाइटी उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, या सोसाइटी के लिए उनके क्या चेंजेस हैं, ये मैं इस एज में बहुत ज़्यादा देखने में आपको पता चलता है कि चेंज हो रहा है। तो इस एज के बच्चे, इस एज में जो लोग होते हैं, वो अपनी बॉडी इमेज को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं, प्री ऑक्यूपाइड उन थॉट्स में रहते हैं। वो अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और खासकर जैसे फैंटेसी ड्रीमिंग या डे ड्रीमिंग, जैसे कि इस उम्र में जो भी है वो या तो अमिताभ बच्चन या जो आजकल के रणबीर कपूर अपने को उस हिसाब से डे ड्रीमिंग में रहते हैं कि हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसे बने। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मूड चेंजेस, और इमोशनली भी वो थोड़ा सा, जैसे भावनात्मक रूप से भी बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी बातों का बुरा मान जाना, या फिर अपनी बात रखने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में वो लोग, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो भी इस चीज़ को नहीं पहचानते हैं। इस वजह से मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं इस एज ग्रुप में। फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, काफ़ी रेस्टलेस रहते हैं, एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी उथल पुथल चल रही होती है, और उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन अपोजिट के लिए या सेम सेक्स के लिए इस समय शुरू होता है। क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासु माइंड होता है, और इस समय क्योंकि वो कॉन्क्रीट उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस इवॉल्व हो रही होती है, तो वो प्रोग्रेशन की वजह से उनकी थिंकिंग प्रोसेस और जो एक्चुअल में है उसमें काफ़ी कुछ कनेक्टेड नहीं होते हैं। अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इवैल्यूएट करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं, अपनी खोज में वो इस समय व्यस्त होते हैं। इस कारण से कई बार फैमिली के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि फैमिली कंट्रोलिंग होती है और वो कंट्रोल पसंद नहीं करते हैं, तो फैमिली मेंबर्स और इस एज के जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आने का, आपस में मनमुटाव हो जाता है कई बार। और वो कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ में अपने को आइडेंटिफाई करना, या आइडेंटिटी के चक्कर के खोज में वो अपनी स्टेबिलिटी के उसमें कुछ ग्रुप्स के साथ में एफिलिएट होना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो उनके हम उम्र के लोग होते हैं वो उनके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे उनके उम्र के लोग जो कर रहे होते हैं, लाइक अगर कोई ड्रग्स में जा रहा है, तो ये एज ग्रुप के लोग बहुत जल्दी उनके साथ में जैसे स्मोकिंग शुरू करना, अल्कोहल लेना, ये सारे बिहेवियर्स, या फिर कुछ अच्छे बिहेवियर्स भी वो लोग पीयर्स
जैसे इसलिए पेयर ग्रुप के इफेक्ट में कई सारे उनके बिहेवियर जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं और नए रिलेशनशिप की खोज में होते हैं। तो ये ग्रुप में इस वजह से जो ये एडोलेसेंट या किशोरावस्था वाला एज ग्रुप है, इसमें काफ़ी सारे इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं। नेक्स्ट। अब जब इसके कुछ, क्योंकि ये चेंजेस हैं और नेचुरली कोई उनको ठीक से नहीं पहचानेगा या फिर उनको सही तरह से वो भी नहीं समझेंगे, तो कुछ हेल्थ इम्प्लीकेशन होते हैं, उनके स्वास्थ्य पे उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल ग्रोइंग अप, एक 10 साल का बच्चा जब अचानक अपनी हाइट, वेट और अपने बॉडी में चेंजेस देखता है तो उसके अंदर एक एंजाइटी और टेंशन, एंजाइटी मीन्स वो हर समय परेशान हो जाता है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कुछ गलत तो नहीं है, और उसका जो इंक्रीज एंड हाइट और वेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, जो उसके खाने पीने की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। और कई बार ये भी देखा है, खासकर लड़कियां खाती नहीं हैं या फिर वो अपने को ये चेंजेस के कारण वो एंजाइटी की वजह से या वैसे भी अपने क्योंकि बॉडी पे उनका काफ़ी ज़्यादा रहता है, फोकस रहता है, तो उस वजह से खाना नहीं खाना और न्यूट्रिशन की कमी हो जाना और एनीमिया हो जाना, और क्योंकि ब्रेस्ट डेवलप हो रही है, साथ में मेंस्ट्रुएशन उनको हो रहा है, महीना शुरू हो रहा है, तो एनीमिया होने का भी का भी खतरा रहता है। और ये बॉडी चेंजेस जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वेट गेन, हाइट की वजह से जो एंजाइटी होती है उसकी वजह से भी वो अपने न्यूट्रिशन पे या इस पे ध्यान नहीं देते हैं और एंशियस होने के कारण भी उनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लड़कों में हाइट बढ़ने की वजह से वो कंधे का झुक जाना या पुअर पॉस्चर, ठीक से अपने भाव भंगिमा उनकी मतलब उसके बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बैक एक हो सकता है, और क्योंकि ऑयली स्किन होती है तो उसकी वजह से एक्ने होने का डर होता है, और प्रोटीन अगर वो ठीक से ना लें तो प्रोटीन एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन, ये सब खतरा उनके में रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जब सेक्सुअल डेवलपमेंट, क्योंकि इस समय ये हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, उनको नेचुरल एक टेंडेंसी होती है अपोजिट सेक्स के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्स करने की इच्छा होना, इजैकुलेशन होना, मेंस्ट्रुएशन होना, ये सारे चेंजेस आ रहे हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स में, और फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों, मतलब शारीरिक रूप से भी और वैसे भी फिजियोलॉजी भी उनकी हार्मोन्स के इफेक्ट में उनमें इजैकुलेशन शुरू हो जाता है, हार्मोन्स ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कई बार वो लोग अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर्स और अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, STIs, HIV, और क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है कि उनको अपने को कैसे बचाना है या क्या ये प्रभाव किस लिए हो रहे हैं, तो कई बार वो फियर में या गिल्ट अंदर उनके अंदर एक गलत भावना आ जाती हैं और कुछ मिथ्स उनके अंदर कुछ गलत भावनात्मक उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस एज में जैसे महीने में दर्द होना या ज़्यादा ब्लीडिंग होना या एनीमिया होना, इन सब की वजह, और ख़ासकर पता नहीं होता है इस किशोर, जो इस एज में किशोरियां हैं, उनको कि किस तरह से माहवारी के समय साफ सफाई का ध्यान रखना है, तो कई बार उनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, प्रजनन तंत्र के संक्रमण होने का डर रहता है। नेक्स्ट। और क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को खोजने के लिए उनके अंदर काफ़ी क्यूरियस होते हैं, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिस्क टेकिंग बिहेवियर, कंफ्यूजन कि उनको कल क्या करना है, क्या बनना है, आगे लाइफ में क्या करना है, और इसकी वजह से वो क्योंकि इतने कंफ्यूज्ड होते हैं, आसपास अपने आसपास जो देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं और साथ ही साथ उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मूडीनेस होना, ये सारी चीज़ें उनमें कॉमनली होती हैं। पीयर प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट। तो और ख़ासकर जो इस एज में आउट ऑफ स्कूल किशोर हैं या फिर जो स्ट्रीट्स में जो आपको जो घरों से बाहर हैं वो किशोर हैं, या कई किशोर जो सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं, कमर्शियल सेक्स में आ जाते हैं,
या फिर उनके अंदर कोई शारीरिक या मानसिक डिसेबिलिटी होती है, तो ये एडोलेसेंट्स कुछ स्पेशल अटेंशन वाले ग्रुप्स में आते हैं जिनका खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इनके साथ में जैसे वर्किंग एडोलेसेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ मजबूरी की वजह से वो अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो ये वाला जो ग्रुप है ये स्पेशल अटेंशन वाला ग्रुप है जो कि हमें जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो इस ग्रुप के ऊपर हमें खासकर ध्यान रखना है कि उनको उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकें। नेक्स्ट। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस एसोसिएटेड इस एज ग्रुप के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के साथ में एसोसिएटेड हैं, कि जैसे कि डिज़ायर टू एक्सपेरिमेंट, इनकरेक्ट और इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन की जानकारी की कमी होना, और एसटीआई के बारे में या एचआईवी के बारे में या कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में या तो जानकारी है नहीं या फिर अधूरी जानकारी है। हम उम्र साथियों का प्रभाव है, कई बार इनके साथ फोर्स्ड सेक्स हो जाता है तो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, और जो हो सकता है इनके जो पार्टनर्स हैं वो उनका हाई रिस्क बिहेवियर हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो, और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हों जिसकी वजह, क्योंकि कॉन्डम की जानकारी नहीं है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ मिलता है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पता नहीं होता है उनको अभी, क्योंकि अभी इस एज ग्रुप में वो एक ऐसी अवस्था में है, ना वो बच्चे हैं ना वो एडल्ट्स हैं, तो उनके अंदर जो लाइफ स्किल्स हैं वो कई बार नहीं होती हैं। और एसआरएच इश्यूज जैसे कि कहाँ पर उनको अबॉर्शन मिल सकता है, या पोस्ट अबॉर्शन के बारे में अगर उनको गर्भपात हो गया तो कहाँ जाना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। और इस एज ग्रुप में क्योंकि हार्मोन्स के इफेक्ट में उनको काफ़ी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं और सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये सारे इनके ऊपर काफ़ी कुछ प्रभाव करने वाले फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट। तो अर्ली सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट इनमें होने का क्या कारण है कि उनमें कई बार हाई रिस्क बिहेवियर पार्टनर होता है या मल्टीपल पार्टनर्स होता है, मल्टीपल पार्टनर होते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहे हैं, उनको कॉन्डम नहीं पता है और कॉन्ट्रासेप्शन नहीं पता है। नेक्स्ट जी। तो अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, जब इनका अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर होता है इस एज ग्रुप में, किशोरावस्था में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी, किशोरावस्था में प्रेगनेंसी होना, और कई बार वो भी बन जाते हैं, पेरेंट्स भी बन जाते हैं विदाउट या विद इन मैरिज, क्योंकि अर्ली टीनेज मैरिजेस भी बहुत कॉमन हैं, तो इवन मैरिड कपल्स को भी नहीं पता होता है कि कैसे उनको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन करना है, तो उसकी वजह से उनमें पेरेंट जल्दी बन जाते हैं, माँ बाप जल्दी बन जाते हैं, और क्योंकि किशोरावस्था में गर्भावस्था के अपने माँ के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, कई बहुत ज़्यादा खतरे होने का डर होता है, तो उनमें मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा होता है। तो किशोरावस्था में होने वाली प्रेगनेंसी में जो माँ होती है, किशोरी माँ है, उसकी जान को भी खतरा रहता है। और जानकारी की कमी और डर की वजह से अगर प्रेगनेंसी को वो अबॉर्ट भी कराना चाहते हैं तो वो कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वो अनसेफ जो सेवा प्रदाता हैं उनके पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। और अगर बच्चा हो भी गया तो बच्चा भी कमज़ोर होता है, और फिर उस बच्चे का भी जन्म के बाद में मृत्यु होने का या उस बच्चे की जान को खतरा रहता है, क्योंकि वो कमज़ोर पैदा होता है। तो और इस वजह से पहले बता चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि STIs होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या प्रजनन तंत्र के रोग होना, जिसमें कि HIV एड्स का भी खतरा इस एज में ज़्यादा होता है। और एक जो और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उम्र वो उम्र है जब आदमी अपने कैरियर के बारे में या पढ़ाई के बारे में सोचता है, और ये उम्र है जब इस डायरेक्शन में वो अपने डिसीजंस लेता है। तो क्योंकि इस सब चेंजेस की वजह से
वो एक अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर या उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाने की वजह से उसके अपने जीवन पर्यंत अपने वो अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं, या फिर जिसकी वजह से वो ऑल्टरनेट कैरियर्स में चले जाते हैं और इकोनॉमिकली भी काफ़ी आगे भी उनको इफ़ेक्ट रहता है इस चीज़ का। नेक्स्ट। तो अगर हम बात करें तो ये जो इमोशनल इम्पैक्ट हैं या सोशल इम्पैक्ट हैं, बिकॉज अगर एडोलेसेंट एज में अगर वो सेफ सेक्स भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, या उनको एक फील कराया जाता है कि ये गलत काम है, तो उसकी वजह से उनके अंदर एक गिल्ट, अंदर एक गलत भावना आना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना और कई बार सुसाइड तक हो जाते हैं। सोशली भी उनको अगर अनमैरिड कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो उसमें सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज करके एक अलग तरह से उनके साथ में बिहेवियर करती है, जिसकी वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस कई बार वो लाइफ लॉन्ग नहीं, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ जाता है। नेक्स्ट। और इस एज में कई बार अपने को क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा है अपनी पुरुषता को प्रूव करने के लिए, या फिर अपने को कि मैं लाइक गर्ल्स में कि वेदर दे आर वुमेन इनफ, दे गो, वो कई बार कमर्शियल सेक्स वर्क में या फिर वर्जिन्स के साथ सेक्स में, या फिर उनके जो बिलीव्स हैं उनको उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं तो ये ठीक है। तो इस सब की वजह से उनके अंदर कई बार हेल्थ रिस्क बिहेवियर बढ़ जाता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी ना, तो अब क्योंकि एडोलेसेंट्स में लड़कियों में चेंजेस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है मेंस्ट्रुएशन की। और मेंस्ट्रुएशन सभी को पता है, मासिक धर्म, ये इस एज में लगभग जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये एडोलेसेंट एज जब लड़कियों में ये किशोरावस्था संबंधित चेंज होते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जो कि अर्ली एडोलेसेंट में, अभी आजकल के समय में इवन 10 वर्ष की किशोरी में भी मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और ये 28 दिन का एक चक्र होता है, और जो माहवारी किशोरावस्था में शुरू होती है वो लगभग 45 से 50 साल की एज में माहवारी चलती है, और हर महीने गर्भाशय से एक अंडा निकलता है। और जो 8 से 18वां दिन होता है महीने का, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड जिसको हम कहते हैं वो होता है। और इस समय लड़की को एक नॉर्मल हेल्दी डाइट जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयरन, फोलिक एसिड टैबलेट्स देना इम्पॉर्टेंट है। और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में एडोलेसेंट्स में कई बार जब शुरू होते हैं तो शुरू में जब मासिक धर्म शुरू होता है तो वो इरेगुलर होता है, कई दिनों तक भी चल सकता है या माहवारी ज़्यादा हो सकती है, तो खासकर उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट। तो अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसको हम कहते हैं, गर्भावस्था के समय में साफ सफाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय अगर वो ठीक से साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उनके अंदर जो प्रजनन तंत्र के अंग हैं उनका संक्रमण होने का, उनमें इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या तो जो सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं जो मार्केट में मिलती हैं, और बहुत टाइप की सैनिटरी नैपकिन्स मिलती हैं, और आजकल तो आशा के पास भी अवेलेबल होती हैं, तो उनको सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बताना चाहिए। उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि अगर सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहा है तो वो कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉटन का कपड़ा है वो ड्राई होना चाहिए, साफ होना चाहिए और धूप में सुखाया होना चाहिए, नहीं तो उससे इन्फेक्शन होता है। एक बार अगर क्लॉथ अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो रीयूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो वॉश करके और धूप में सुखाने के बाद में, और उनको हमें रेगुलरली हर 6 घंटे में कम से कम पैड या जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करना चाहिए।
कई बार खासकर एडोलेसेंट्स में, क्योंकि उनको वो शाई शर्मीले व्यवहार के होते हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं कि कब उनको सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत है। तो वो खासकर रूरल एरियाज़ में लड़कियां ना उनके पेरेंट्स को पता होता है ना उनको पता होता है, तो वो गंदे कपड़े या फिर कॉटन इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से प्रजनन तंत्र के जो अंग हैं, प्रजनन तंत्र है, उसमें संक्रमण हो जाता है। और एक ये कुछ मिथ होते हैं मेंस्ट्रुएशन को लेके कि मेंस्ट्रुएशन गंदा है, मेंसेस होना गंदा है, जो कि गलत है। ये नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि हर महिला में शुरू होता है, और किसी को इसको गंदा कहना गलत है। और ये कई कम्युनिटीज़ में ये माना जाता है कि लड़की को जब महीना आता है तो स्नान नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि डेली स्नान करना, डेली नहाना बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई के लिए। और उसको लड़की को ये बताना जो किशोरी है कि प्रजनन तंत्र के अंगों की साफ़ सफाई से वो अपने को कई तरह की बीमारियों से बच सकती है। अगर वो शुरू में ध्यान ना दे तो आगे उसको बच्चा होने में भी खतरा, बच्चा ना होने की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ऊपर की तरफ जाके फिर जो ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर सकता है। और कई घरों में लड़कियों को उस समय में खाने पीने में ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको किचन में नहीं आने दिया जाता है, या खाना छूने नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से वो खाने में भी उनको ये नहीं खाना, रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं कि ये चीज़ नहीं खाना, वो नहीं खाना, अगर ये खाओगे तो तुमको ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो इस वजह से उनकी जो वैसे ही उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो वो कमी बढ़ने का खतरा रहता है। नेक्स्ट। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एज को लेके खासकर कि आरटीआई और एसटीआई। आरटीआई एसटीआई क्या है? ये इन्फेक्शन है जो कि प्रजनन तंत्र के जो अंग हैं उनका इन्फेक्शन है। तो आरटीआई जैसे और एसटीआई, आरटीआई जो हम बात कर रहे थे, ये साफ सफाई से या सही जगह पे, जैसे किसी महिला की डिलीवरी करानी है तो सही जगह पे होनी चाहिए। जब मासिक आ रहा है तो उसको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जो एसटीआईज हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्डम के द्वारा या उनके साफ सफाई से, और साथ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन से आरटीआई एसटीआई को हम रोक सकते हैं। जो सिम्टम्स हैं, अगर हो गए हैं किसी को, सफ़ेद पानी आना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, या फिर जैसे लड़कों में पस निकलना या घाव होना जनांगों में, या यूरिन में इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनका को अनदेखा नहीं करना चाहिए, और किसी नीम हकीम के पास ना जाते हुए किसी एक जो डॉक्टर हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जिनके जो नीम हकीम ना के पास, इसमें कई बार वो लोग गलत इलाज करके इसका और भी खतरनाक रूप हो जाता है। तो इस वजह से उनको एक सही डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए, और अपने पार्टनर, खासकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए उनको अपने पार्टनर का भी इलाज कराना, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, अगर उनका कोई पार्टनर है तो उसका भी इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट। अब हम बात करें कंसेप्शन, जो कि बच्चा होने की प्रक्रिया और प्रेगनेंसी। तो जैसे अभी बात की थी, माहवारी शुरू होते ही एक किशोरावस्था में किशोरी को एक जो अंडाशय होते हैं उसमें से एक अंडा निकलना हर महीने शुरू हो जाता है, जो कि अगर स्पर्म से मिलता है तो फिर वो बच्चा बनता है, जो कि गर्भाशय में जाके फिर बच्चे के रूप में पनपता है। तो जब महीना रुक जाता है किसी को भी महिला को, तो फिर और वो सेक्सुअली एक्टिव है और एज उसकी ऐसी है जब प्रेगनेंसी हो सकती है, तो और उसको पीरियड मिस हुआ है, तो एक प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसको कंफर्म किया जा सकता है कि बच्चा है कि नहीं है। नेक्स्ट। तो अब क्योंकि हमें सुरक्षित मातृत्व के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये भी एक प्रजनन तंत्र के
अंग का एक वो है। तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको हमें एंटीनेटल केयर, जो प्रसव पूर्ण देखभाल के लिए बोलना, उसको अर्ली रजिस्ट्रेशन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो हॉस्पिटल जाए और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराए, ANC कार्ड बनाए और ANC कार्ड को हमेशा वो अपने साथ में रखे। और माँ को खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, उसको हर तरह की चीज़ों को जो कि बैलेंस डाइट कहते हैं वो देना चाहिए। उसको छोटी छोटी मील्स फ्रीक्वेंसी में खानी चाहिए जिससे कि उसको डाइजेस्ट आराम से हो। माँ को आयोडाइज सॉल्ट और पानी और आयरन फोलिक एसिड ज़रूर देना चाहिए और उसको दिन में कम से कम 2 घंटे और रात में 8 घंटे का आराम मिलना चाहिए, ताकि जो गर्भ में पलने वाला बच्चा है और उसका स्वास्थ्य सही रहे। लेकिन कई बार कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ ऐसे खतरे के निशान होते हैं जिनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर माँ गर्भवती है और उसको ब्लीडिंग हो रही है या यूरिन करने में उसको जलन हो रही है, पेशाब करने में जलन है, हाथ पैरों में सूजन है, बुखार आ रहा है तेज़ी से कपी के साथ, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सिर में दर्द है, चक्कर है या देखने में परेशानी है, या उसको कोई और बीमारी है जैसे कि दिल की बीमारी है, पीलिया है या फीवर है, या उसको दौरे पड़ रहे हैं या बच्चा अंदर घूमना बंद हो गया है, तो फिर ये सारे खतरे के लक्षण हैं और ऐसे में उनको तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट। तो अब जब डिलीवरी होने के बाद भी कुछ चीज़ों को कम्युनिटी में आपको बताना चाहिए कि एक तो कि जैसे ही डिलीवरी हो उसको तुरंत बच्चे को दूध पिलाना है। विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। जो पहला गाढ़ा दूध है वो बच्चे के की इम्यूनिटी के लिए और उसकी जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और उससे काफ़ी बीमारियों से बच्चे का बचाव होता है। तो ये जो पहला गाढ़ा दूध है माँ का, अक्सर ये देखा जाता है कि उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन ये गलत है, उसको ज़रूर देना चाहिए बच्चे को। बच्चे को दूध पिलाने में माँ की सहायता करनी चाहिए, उसको प्रॉपर रेस्ट, आराम और पोषण देना चाहिए। माँ को जैसे कि खाने में दालें, सब्जियाँ, दही, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। और जब उसको हॉस्पिटल में बुलाया जाए पोस्टनेटल विजिट के लिए या फिर इम्यूनाइजेशन के लिए, तो ज़रूर उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। नेक्स्ट। अब क्योंकि किशोरावस्था में ये देखा जाता है कि जो सेक्सुअल रिलेशन है वो बन जाते हैं, तो या फिर वो तो मैरिड हो सकते हैं या अनमैरिड्स में भी, तो उनमें हमें कम से एक बात ये बतानी चाहिए कि पहले तो उनको 18 साल से पहले, जो कि लीगल एज ऑफ मैरिज है, शादी नहीं करनी चाहिए लड़कियों में और 21 साल लड़कों में। और अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं और वेदर दे वो शादीशुदा हैं या बिना शादी के हैं, तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे पहले 2 सेशन हो चुके हैं। और इसमें जो स्पेसिंग मेथड हैं, जिसमें निरोध, माला N, छाया, अंतरा जो इंजेक्शन है, या IUCD, या फिर अगर कुछ भी नहीं अपनाते हैं तो उनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। और हमें जो ये किशोरावस्था के लोगों को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने को अनचाही गर्भावस्था से बचा सकते हैं। और अगर वो शादीशुदा हैं या बिना शादी के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जानकारी ज़रूर हो। और अगर कोई साधन इस्तेमाल करना पसंद कर रहा है या उसकी चॉइस है यूज़ करना, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप दें या फिर आशा के साथ में उसकी बात करा दें। और जो मैरिड एज ग्रुप में हैं, मैरिड हैं जो, उनको ये ज़रूर बताएं कि पहला बच्चा जल्दी नहीं होना चाहिए, 21 साल से पहले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का फ़र्क होना चाहिए। और अगर गर्भपात हुआ है तो अगला जो गर्भ है वो 6 महीने से पहले नहीं ठहरना चाहिए। तो इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपके गर्भ निरोधक साधन हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट। तो अब जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर गर्भावस्था हो गई है और बच्चा नहीं चाहिए, तो
एक और कंडीशन, कुछ कंडीशंस के तहत अबॉर्शन दिया जा सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि किशोरियां, खासकर इस उम्र में जो किशोरावस्था में लड़कियां होती हैं, उनको क्योंकि अबॉर्शन कराना, उनको अंदर एक भावना होती है कि अबॉर्शन कराना गलत है, ये कानूनी अपराध है, या ये सोशल एक स्टिग्मा है कि किसी को अबॉर्शन हो जाए तो गलत है, और क्योंकि उसका जो साथी है वो उसका साथ नहीं देता है, या फिर उसको ये नहीं पता होता है कि अबॉर्शन मिलता कहाँ है, या फिर अबॉर्शन कहाँ कराया जा सकता है, या क्या कॉन्ट्रासेप्शन के क्या साधन हैं जो अपना सकती है। तो इस वजह से महिलाएं जो कि किशोरावस्था में खासकर ये देखा गया है कि वो असुरक्षित, जो सुरक्षित, उनके कई बार इतना असुरक्षित होता है कि जान को खतरा हो जाता है। और कई ये देखा गया है किशोरावस्था में कई किशोरियां गर्भावस्था में ये अनचाहे गर्भ के से छुटकारा पाने के लिए अनसेफ जो लोग हैं, जो असुरक्षित गर्भपात प्रदाता के पास जाते हैं, तो उनकी जान को भी खतरा रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट तो अगर हम गर्भपात की बात करें तो हमारे देश में 100 में से 8 महिलाएं, उनकी जो मृत्यु का कारण है वो असुरक्षित सेवा प्रदाता के पास गर्भपात कराने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हम कम्युनिटी में, समुदाय में ये बताएं कि ये लीगल है, अबॉर्शन कराना कानूनी वैध है, ये इलीगल नहीं है, और सेफ तरीके हैं, सुरक्षित गर्भपात के तरीके हैं जो कि आपके प्राइवेट साइट में या फिर पब्लिक सेक्टर में भी अवेलेबल हैं, तो हम इस गर्भपात के कारण होने वाली मातृ मृत्यु को कम कर सकते हैं। और अगर हम महिला को अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सही जानकारी दें तो बहुत उनकी मृत्यु को बचा सकते हैं, उनको मृत्यु से बचा सकते हैं। और खासकर जो 18 साल से कम, उनको ये बताएं कि अगर महिला 18 साल से ऊपर है तो वो अपनी स्वयं की सहमति से अबॉर्शन करा सकती है। और अगर लड़की की एज 18 साल से कम है तो उसका गार्जियन, जो कि गार्जियन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसके पेरेंट्स हो, जो उसकी देखभाल कर सके और 18 साल से अधिक उम्र का है, वो उसकी कंसेंट से अबॉर्शन कराया जा सकता है। और अबॉर्शन के बाद में जो गर्भपात पश्चात कई तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि किशोरावस्था में ये अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, तो आपको थोड़ी सी जानकारी अबॉर्शन के साथ में एक लॉ है जिसको हम MTP एक्ट कहते हैं। ये बताता है कि अबॉर्शन कहाँ कराना चाहिए, किससे कराना चाहिए। एक अप्रूव्ड प्रोवाइडर है उससे कराना चाहिए, और कुछ इंडिकेशन के लिए करे जाते हैं, जैसे कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, रेप के कारण हुआ है, या फिर बच्चे में कोई जन्मजात कोई नुक्स है, या फिर महिला कुछ ऐसी कंडीशन में है जबकि उसको गर्भपात कराना ज़रूरी है, जिसकी वजह से उसके फिज़िकल या मेंटल जो हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, फिज़िकली उसको कोई बीमारी हो तो उसे गर्भपात दिया जा सकता है। और अगर वो गर्भ जो है, बच्चा जो गर्भाशय में जो उसके बच्चा पल रहा है, वो अगर उसके ऊपर किसी तरह का मानसिक प्रभाव भी करता है, जैसे कि वो नहीं अफोर्ड कर सकती है या अनमैरिड है, तो उस अवस्था में भी गर्भपात कराया जा सकता है। एक सरकारी अस्पताल में, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, PHC के ऊपर सारे अस्पतालों में कराया जा सकता है, या प्राइवेट अस्पताल जहां पर जो मान्यता प्राप्त हो, जिसको कि गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला हो, वहां कराया जा सकता है। नेक्स्ट, तो हमें एडोलेसेंट्स को जब हम डील करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर हमें, अगर वो किसी भी सिचुएशन में हैं तो उनकी सिचुएशन के लिए उनको जिम्मेदार न मान के उनका साथ देना चाहिए, उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। और अगर आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बात पता है जो कि उनके लिए किसी और को पता करना उनकी प्राइवेसी के लिए खतरा करती है, तो वो हमें उस बात को सुन के उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। और अगर
उनके ऊपर अगर आप गुस्सा करते हैं बिना उनकी जो हेल्थ कंडीशन है या उसका उस हेल्थ कंडीशन को वो कैसे फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आप उसको एक्सप्लेन ना करके, बल्कि उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो किसी भी कारण से हुई हो, उन पे आप अगर नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो गलत है। उनके साथ में आपका जो व्यवहार है वो सिंपैथेटिक होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, एम्पैथाइज करना चाहिए आपने, और नॉन जजमेंटल होना चाहिए। नॉन जजमेंटल मीन्स उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपका कोई भी जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो उन पे ना ला दें, और उनके साथ में सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। उनको आप ज्ञान की बातें ना देके उनको सेफ प्रैक्टिसेस की तरफ गाइड करें, तो वो सुनते हैं और उनके साथ में वो एक अच्छे निर्णय ले सकते हैं। सिर्फ उनको थोड़ा सा डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट। तो इस क्षेत्र में हम यही बात करना चाहते हैं कि जो आपके एडोलेसेंट्स हैं वो एक ऐसी अवस्था में हैं जहाँ पर कि उनमें काफ़ी सारे फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक प्रभाव, शारीरिक रूप से उनमें बदलाव आ रहे हैं, उनके भावनात्मक रूप से बदलाव आ रहे हैं, और जो प्रजनन तंत्र के अंग हैं उनमें चेंज आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल हैं चेंजेस, ये कोई बीमारी नहीं है। तो उनको जब हम एडोलेसेंट से मिलें तो अगर उनके अंदर इन चीज़ों के कारण कोई एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है तो उनको हम समझाएं कि ये सब नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है, और समय के साथ में जब वो धीरे धीरे ठीक महसूस करने लगेंगे। और आपको लेकिन एक चीज़ जो कि उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में, और ख़ासकर लड़कियों को मेंसेस के समय में किस तरह से पैड यूज़ करना है इसकी जानकारी देनी चाहिए। और उनको अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है तो उनको सेफ सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, और साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो इफ़ेक्टिव हो, जो कि अनवांटेड, जो कि अनचाहे गर्भ से उनको बचा सके, इस तरह के जो मेथड हैं उनके बारे में जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि अनसेफ सेक्स के कारण वो किस किस तरह से परेशानी में पड़ सकते हैं। और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहते हैं तो उनको सही सलाह दें, उनको किसी आशा से या एएनएम से जो कि इस बारे में सेंसिटिव हो, जो इसको ठीक से डील कर सके और समझ सके उनकी परिस्थिति को, और उनसे सही तरह से बिहेव कर सके, उनके पास में आप ले जा सकते हैं। स्वयं भी जो आपको पता है वो बता सकते हैं, और आशा के द्वारा उनको आप गर्भनिरोधक साधन भी प्रदान करा सकते हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको उनको जल्द से जल्द गर्भ के बारे में, गर्भावस्था की स्थिति के बारे में पता करने में प्रेगनेंसी टेस्ट जो कि आपके सब सेंटर पे अवेलेबल होता है या आशा के पास होता है, उससे भी आप मिला सकते हैं। अगर किसी को आरटीआई या एसटीआई के कुछ सिम्टम हैं, जैसे कि सफ़ेद पानी आना, पेड़ों में दर्द होना, खुजली होना, पस आना, घाव होना जनांगों में, यूरिन में इन्फेक्शन, जलन, या इस तरह के अगर कोई मस्से हो रहे हैं तो ऐसे में उनको आरटीआई एसटीआई हो सकता है, और इसके लिए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक सही डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी चाहिए। और अबॉर्शन अगर किसी को ज़रूरत है तो उनको जानकारी दें कि अबॉर्शन की सुविधाएं कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं और कहाँ कहाँ पर वो एक सही और सुरक्षित अबॉर्शन सर्विसेज ले सकते हैं। और ये भी उनको बताएं कि जितना जल्दी अबॉर्शन कराएं उतना सुरक्षित होता है। अभी जो एमटीपी एक्ट है वो 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए है, लेकिन इतना समय नहीं होना चाहिए कि वो 20 सप्ताह तक वेट करे। जितना जल्दी उसको पता चलता है कि जहाँ गर्भ है तो वो उतना जल्दी अगर स्वास्थ्य केंद्र में जाएगी तो सुरक्षित गर्भपात और उसकी जान को खतरा नहीं रहेगा। अभिना। थैंक यू डॉक्टर बिमला, बहुत ही सपोर्टिव आपने बताया, बहुत डिटेल में बताया। ये पूरा प्रेजेंटेशन थोड़ा एक बहुत ही अच्छी तरीके से आई ओपनर था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, आपने कई सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन किया है। डॉक्टर बिमला, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ इस विषय में। पहला सवाल है कि देखिए डॉक्टर बिमला, हमारे जो अभी आउटरीच वर्कर्स जो है इस सेशन में आपके साथ अटेंड कर रहे हैं, करीब 200 के ऊपर, वो ज़्यादा करके टारगेटेड इंटरवेंशंस में काम करते हैं। जो टारगेटेड
ऑर्गेनाइजेशन HIV के लिए काम करते हैं ज़्यादा खतरे वाले समाज के साथ, MSM है, ट्रांसजेंडर्स है, सेक्स वर्कर्स है, IDU है, माइग्रेंट्स है, ट्रकर्स है, ऐसे लोगों के। तो खास करके विमेन इन सेक्स वर्क जो होती है, जो सेक्स वर्कर महिलाएं हैं हमारी, उनमें कई सारे इश्यूज की जैसे आपने बात की थी वो बहुत उभर के आती है ये मुद्दे कि जैसे आपने स्टिग्मा के बारे में बात किया डॉक्टर बिमला, वो बहुत ज़्यादा उभर के आती है। तो सवाल ये था कि डॉक्टर बिमला अगर हमको अगर टारगेटेड इंटरवेंशंस में अगर हमारे हाई रिस्क ग्रुप के लिए अगर सेक्सुअल हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो हम किन से बात कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में किन से चर्चा कर सकते हैं, किन के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस विषय में बात करने के लिए? सर्विसेज के लिए आप पूछ रहे हैं? जी। जो सेक्स वर्कर है वो उसका अपना प्रोफेशन है, तो वो उसके लिए कि सर्विसेज को कोई डिस्क्रिमिनेट करना, सर्विसेज का ये काम नहीं है कि वो स्टिग्मेटाइज करें। तो जो उसकी समस्या है, अगर उसको RTI है, STI है, या फिर उसको अनसेफ सेक्स के कारण प्रेगनेंसी हो गई है और वो अबॉर्शन कराना चाहती है, या फिर उसको कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी चाहिए, तो जो भी वहाँ पर सेवा प्रदाता है उसको उसके अंदर ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए और वो खुले मन से उनको सलाह दे और जानकारी दे। तो और इसके अलावा जैसे कि ANMs हैं या आशाज हैं, वो लोग भी उनको कुछ जानकारी दे सकते हैं। आपके जो आउटरीच वर्कर्स हैं, जो आपके TI इंटरवेंशन के लोग हैं, उनको भी अगर बेसिक जानकारी होगी और वो भी उनको सेवा तक कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे स्पेसिफिक जो नीड्स हैं, माना कि उनको STI का ट्रीटमेंट है, तो कुछ STI ट्रेंड डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि सिंड्रोमिक मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट देते हैं। उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो सेक्स वर्कर्स हैं। आप अपने TI के जो आपके लिंक वर्कर्स हैं वो सीधे डॉक्टर से संपर्क करके उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और कई बार कुछ ऐसे क्लिनिक्स भी होते हैं जो STI क्लिनिक्स हैं, या फिर एडोलेसेंट जैसे इस एज ग्रुप के हैं, खासकर किशोरावस्था के जो एज ग्रुप के लोग हैं, और वो अगर इस उसमें हैं तो उनको हम एडोलेसेंट क्लिनिक्स होती हैं, एडोलेसेंट काउंसलर्स होते हैं, उनसे भी हम जोड़ सकते हैं। और सबसे पहले लेकिन उनको ये बताने की ज़रूरत है कि सेफ सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है और वो कैसे उनको अपने को ये SRH रिलेटेड जो बीमारियां हैं जो कि वो एक सेफ कर अपने आप को उनसे कैसे बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए आपके जो लिंक वर्कर्स हैं वो उनको जानकारी दे सकते हैं, और कहीं ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट प्रोवाइडर के साथ में उनको रेफर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए डॉक्टर बिमला जी ने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया है करके कि हमारे जो टारगेटेड इंटरवेंशंस है, जहाँ पे हमारी महिलाएं है, जो महिलाएं सेक्स वर्क करती है, या जो हमारी बाकी भी है MSM है, उनकी वाइफ्स है, या अर्ली मैरिजेस अगर किसी का जो भी एडोलेसेंस एज में है। पहले तो 2-3 चीज़ों के बारे में डॉक्टर बिमला ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे बात की है, जिसको मैं दोहराना चाहूँगी। एक तो जितने पॉपुलेशन को आप रीच कर रहे हो, वो 1000 है, 400 है, 500 है, उनमें से अपने लाइन लिस्टिंग को देख के ऐसे पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज कीजिए कि जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था में है, 24 साल के अंदर है, और उनको किस तरीके से 24 साल के अंदर है और किस तरीके से हम उनका प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं। उनको हमारे प्रोग्राम में, जो हमारा HIV का प्रोग्राम है, उसमें कैसे हम उनको पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खतरे में हो सकती है। आपने अगर ठीक से सुना होगा तो डॉक्टर बिमला ने कई सारे खतरों के बारे में हमको बताया। एक तो नॉलेज ना होना, दूसरा STI और RTI के बारे में जानकारी ना होना और उससे प्रॉब्लम्स होना, अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के बारे में डॉक्टर बिमला ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कई सारे लोगों को 2 बच्चों के बीच में का अंतर पता नहीं होता है, प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, इस वजह से दिक्कतें होती है। तो ये कई सारे प्रॉब्लम जो है जिसके बारे में, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये इम्पॉर्टेंट जरिया है। जो भी प्रेजेंटेशन अभी डॉक्टर बिमला जी ने हमारे साथ शेयर किया है, हम वो प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे।
और जितना हो सके उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने का कोशिश, ताकि यही जानकारी जो है वो आपके टारगेटेड इंटरवेंशन लेवल पे आप दे पाओ लोगों को और उनको अवेयरनेस इंक्रीज कर सको। बट जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास करके उनको मैं बोलना चाहूँगी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहले ऐसे पॉपुलेशन अगर उनके पास रजिस्टर्ड है तो उनको प्रायोरिटाइज करेंगे और उनको अलग तरीके से एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना ज़रूरी है, जिसमें SRH के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, लैंगिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जो अभी आपको प्राप्त हुई है वो उन तक सही तरीके से, सही माध्यम से पहुंचाना। दूसरा और सबसे मुख्य काम जो आपको करना है, वो सबसे मुख्य काम ये करना है कि लिंकेजेस जो अभी डॉक्टर बिमला जी कितनी अच्छी तरीके से आपको बता रही थी कि आशा वर्कर्स है, डिस्ट्रिक्ट्स में आशा वर्कर्स होते हैं, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के क्लिनिक्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, PSC होते हैं, इनमें जाके आप एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ मुझे HIV की सुविधाएं पहुंचनी है, बट ये सब सेंटर्स में जाके अपनी कम्युनिटी के बारे में उनको सेंसिटाइज कर सकते हो कि अगर एक महिला जो सेक्स वर्कर कर रही है तो सेक्स वर्क के माध्यम में वो भी एक इंसान है, उसके भी इश्यूज है, वो भी अपना पेट पाल रही है, अपने फैमिली का पेट पाल रही है और इस समय उसको SRH की सुविधा मिलनी चाहिए और एक डिग्निटी के साथ, एक हक के साथ मिलनी आवश्यक है। अगर एक कोई औरत है जो HIV के साथ जी रही है, वो एडोलेसेंस है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए भी हमको सुविधा के लिए अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेवेपिन होता है या बाकी जानकारियाँ हमको जो PLHIV कम्युनिटी से मिलती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। अमित, आई थिंक दक्षा जी मुझे दिख नहीं रही है कॉल पे। हेलो अमित, दक्षा ज्वाइन की है क्या कॉल पे अभी? कॉल पे एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी हियर आल्सो, या दैट इज द प्रॉब्लम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अमित। डॉक्टर खोसा, थैंक यू डॉक्टर खोसा। एक्चुअली ना हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपने ये सेशन शेयर करने के लिए, एंड आप लोग सब लोग वहाँ पे, पर मैं जोरदार क्लैप करना चाहूँगी डॉक्टर बिमला के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिमला जी, आपके होने की वजह से बहुत ही फायदा पड़ा है, अवेयरनेस पड़ा है लोगों को। डॉक्टर खोसा, अभी हमारे पास कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जो हमारे टारगेटेड इंटरवेंशन से बिलोंग करते हैं, जो कुछ कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, जैसे एडोलेसेंस ग्रुप से है, किशोरावस्था ग्रुप से है वो जो हम बात कर रहे हैं, और वो HIV कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सेक्स वर्कर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, MSM और ट्रांसजेंडर, ऐसे 4 अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए हैं जो अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में और HIV नीड्स के बारे में अपने को थोड़ा सा बताना चाहते हैं। वो तो आपके परमिशन से हम उनको बुलाना चाहेंगे ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर पाए। ठीक है। आई थिंक अभिना दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, एंड आई नो स्वरूप इज ऑल रेडी, बट प्लीज टेक एज यू विश। जी, तो हम पहले स्वरूप से ही शुरू करते हैं। डॉक्टर खोसा, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वरूप के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन बता पाएंगी तो फिर स्वरूप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे। Yes, sure. So Swaroop is a young champion. He's an inspiration to many. He's a young, I'll say a young leader from Rajasthan who has made a mark, जो कि national level पे जब हमारा एक प्रोग्राम था रेडी प्लस प्लस करके, जिसके अंदर हम यंग बच्चों के साथ काम करते थे, स्पेशली उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में बात करते थे। तो स्वरूप उसमें से हमारे 25 जो नेशनल लेवल के चैंपियंस आए उनमें से एक थे, एंड उसके बाद भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड ही हैज बीन देयर टेकिंग केयर ऑफ कई बार उन्होंने बातें भी करी हैं। तो आज वो हमारे साथ बात करेंगे कि क्या क्या इश्यूज होते हैं जो एक यंग एडोलेसेंट से लेके यंग पीपल तक वो फेस करते हैं, स्पेशली फोकस में रख के कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा एक टॉपिक है जिसके बारे में उनसे कोई बात नहीं करता। दैट इज व्हाट ही वाज टेलिंग मी। डॉक्टर खोसा, अनफॉर्चुनेटली स्वरूप को हमने मिस कर दिया है, शायद उनका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मैं फोन कॉल नो अभिना, आई थिंक ही इज इन द अदर लिस्ट। कमल, आप जरा चेक करेंगे, आई थिंक वो जो इन पार्टिसिपेंट के लिस्ट में मुझे दिख रहा है। ओके हाँ, तो मीनवाइल अमित, हमारे कोई दूसरे अगर मेंबर है यहाँ पे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सलीम है या और कोई है वो बात करे, तभी तक स्वरूप ज्वाइन करेंगे।
तो मैं लक्ष्य ट्रस्ट सूरत से मैं सलीम भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारी टीजी बहन है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहती है, तो आप अपना कैमरा चालू करके उनकी बात करा सकते हैं। तो सलीम भाई के साथ हमारी जो बहन है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है, और वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एडोलेसेंस ग्रुप से है वो, और अभी वो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। अमित, ग्रुप में दक्षा जी ने मैसेज भेजा है आपको, ज़रा आप देख लीजिएगा प्लीज़। हाँ हाँ सलीम भाई, प्लीज़ उनको वीडियो पे ले आ सकते हैं आप, प्लीज़ आपके कैमरा से वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी सलीम भाई। हाँ जी, वेरी गुड। बताइए अपने बारे में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पना है एंड मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरी एज 90 है और मैं बात करूँ मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो छोटी सी उम्र में 11 साल की उम्र में पता चल गया था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मैं स्कूल पढ़ रही थी, तो तब से ये सब स्टार्ट था। तो बॉडी में चेंज आने लगे एंड फैमिली जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उन्होंने बोला कि आप घर से निकल जाओ, कि आप चले जाओ यहाँ से, एंड हम मेडिकल की सुविधा लेने जाते हैं। सलीम, आपका माइक म्यूट हुआ है, आप उसको अनम्यूट करेंगे? हाँ बोलिए 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 सना, बोलिए। अच्छा, मैं सूरत से हूँ, मेरा नाम पना है एंड मैं अभी फैशन डिज़ाइनिंग की स्टडी कर रही हूँ। तो हम फैमिली की बात करें तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है एंड इतनी छोटी सी उम्र में वो बोलते हैं कि घर से निकल जाओ, हम कहाँ जाएंगे, वो एक प्रॉब्लम आती है। एंड एजुकेशन लेने जाते हैं तो स्कूल में बाथरूम कौन सी जगह जाए, मेल एंड फीमेल होता है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं स्कूल पढ़ रही थी तब 6 घंटे तक मैं वॉशरूम रोक के बैठती थी, वो एक प्रॉब्लम आती है। एंड हम मेडिकल की सुविधा लेने जाते हैं तो लोग हमें घूर घूर के देखते हैं कि ट्रांसजेंडर या ट्रांस फीमेल इस जगह की है, ऐसा वैसा, ऐसे इशू खड़े हो जाते हैं। थैंक यू सना। सना, आपको क्या सुविधा की दिक्कतें आई जब आप बढ़ रही थी? आप 11 साल के बाद आपने बताया कि आपको ट्रांजिशन की दिक्कतें हैं, और उसके बाद जब आप अपने कम्युनिटी में आए तब क्या दिक्कतें आई आपको? कोई भी सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी, लैंगिक स्वास्थ्य से जुड़ी या HIV से जुड़ी कोई दिक्कतें आई आपको, कि जो सर्विसेज मिलने में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे? नहीं, सर्विसेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ का एक बैड एक्सपीरियंस रहा था, तो कम्युनिटी के ही लोगों ने मेरे बाल काट लिए गए। तो ऐसा एक शारीरिक एंड मानसिक जो होता है प्रॉब्लम, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो हो रहा है इसलिए ये भी रोकना चाहिए। तो एक्सपीरियंस एंड कोई ऐसे घूर घूर के देख रहा है, वो तो नॉर्मल सी बात है कि कोई थैंक यू देख सना, रहा है। आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को बताया कि जब एडोलेसेंस का है, जब हम किशोरावस्था में से जा रहे हैं, आप बहुत यंग एज में हो, और ऐसे समय अगर आपके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस हो तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, जीवन जीने में हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू और सो मच। जी बताइए बताइए बताइए। हाँ, मैं 11वीं में थी, तो मेरी स्कूल की मैम ने बोला कि ये बच्चा, इनको हमें सुधारना पड़ेगा। तो मैं बिगड़ी हुई तो थी नहीं कि मुझे सुधारने वाले थे, तो तब मैंने स्कूल छोड़ दी थी, 11वीं में से मैंने स्कूल छोड़ दी। तो एक ट्रांसजेंडर के लिए तो ऐसे लोग अलग नज़रिए से देखते, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए भेदभाव और एजुकेशन में भेदभाव हो रहा है, तो ये एजुकेशन के लिए हम पीछे भी रह जा रहे हैं। क्या आपको जानकारी मिली थी, जो अभी डॉक्टर बिमला बता रही थी, कि जब एक इंसान बड़ा होता है, 12 साल के 14 साल की उम्र के बाद बढ़ता है, तब आपको सेक्स के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कोई जानकारी मिली थी आपको कहीं से? कोई जानकारी कि आपको सिर्फ आप जब लक्ष्य में आए तब आपको जानकारी मिली, उससे हाँ, पहले मैं कहीं पे लक्ष्य में, उसके पहले मुझे नहीं मिली थी। मेरी एक फ्रेंड थी, तो मेरी फ्रेंड लक्ष्य में आती थी, लक्ष्य में पीयर थी,
तो मुझे लेके आई थी, मैं तब 11-12 साल की थी। तो उनकी ऑफिस में टीजीएस के प्रोजेक्ट में आई थी। तो तब उन्होंने बोला कि आप सेक्स अभी इतनी सी उम्र में इतना मत करना, आप थोड़े बड़े हो जाओ, अभी सेक्स वैक्स मत करना, एंड आप कॉन्डम यूज़ करो, ऐसा वैसा। वो लोग ने बहुत सी बातें बताई कि इस तरह HIV होती है, ऐसा होता है। एंड थोड़े दिन बाद में अभी या लक्ष्य में ही एज ORW की पोस्ट पे थी। फिर उसके बाद से मैंने अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपने कई सारे मुद्दों के बारे में बात की। एक तो आपने जेंडर चेंज के बारे में बात की थी, आपको अर्ली एज में वो ज़रूरत था। फिर आपने जेंडर का वायलेंस आपके साथ हुआ उसके बारे में बात किया। फिर आपने ये भी बताया करके कि लोगों ने आपको बताया HIV के बारे में, सेफ रखने के बारे में बताया। बड़ी जानकारी मिली, इसी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो आजकल। थैंक यू सो मच ये आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अमित, और कोई है हमारे साथ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है सना के अलावा? अभिनव मैडम, स्वरूप इज ऑनलाइन। हम तब तक स्वरूप की बात सुनते हैं, देन बाय द टाइम वी कैन टेक अनदर HRG। जी स्वरूप आइए आप प्लीज कम। थैंक यू सना। सलीम भाई, आप अपना वीडियो बंद कर देंगे तो थोड़ा टेक्निकली कुछ इशू नहीं होगा। हेलो एवरीवन। हेलो, यस स्वरूप प्लीज आ जाइए प्लीज। स्वरूप आवाज आ रहा है? एक्चुअली हाँ मेरा जी, क्या है कि आ रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरे लैपटॉप में कैमरा नहीं है। कहीं नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो अभी मैंने मीटिंग तो अटेंड करा नहीं इतनी देर तक। कौन सी बातों पे टॉपिक पे बातें हुई हैं और कुछ। कोई बात नहीं स्वरूप, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, है ना। एंड जो आपने अभी तक आप एज अ यंग चैंपियन, यूथ लीडर काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं आप प्लीज। ओके, मैं एक यूथ होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम आती है, ये सेक्स से संबंधित जो प्रॉब्लम है सारी, ये एक एज में आती है जब 13 से अबव हो जाता है बच्चा, तो वो धीरे धीरे समझने लगता है सारी चीज़ें कि होती क्या है, कैसे होती है। और मम्मी पापा से पूछ नहीं सकता है, वो टीचर से पूछ नहीं सकता है, लेकिन अपने फ्रेंड्स होते हैं उनसे, दोस्तों से पूछता है और फिर अपने आप ही डिसाइड कर लेता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो एक तो उसमें कमी हो जाती है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी हो जाती है, और फिर वो उसको पता नहीं होता, उसको मज़ा आने लगता है, फिर वो आगे बढ़ता ही जाता है इसमें। और वो कई प्रकार से आता है, वो लड़का लड़की या फिर सेम जेंडर। और जैसे जैसे प्यूबर्टी में आता है तो धीरे धीरे उसके जो ऑर्गन डेवलप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो उस तरफ जाने लगता है। और काफ़ी बातें वो शेयर करता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और किसी के साथ शेयर कर नहीं सकता है। उसको डर सा लगता है, अंदर ही घबराहट होती है, सोचता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, गंदी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चा काफ़ी बहक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। गुड गुड, वेरी गुड, आगे बताएं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ। और इसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं वो अनसेफ सेक्स करते हैं, मतलब कि या तो ड्रग्स एडिक्ट हो जाएंगे, तो कोई कंडोम वंडोम बिना सेक्स करेंगे। उनको नॉलेज नहीं होता कि इससे अपने को HIV हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, तो इतना समझते नहीं है, जानकारी लेते नहीं है और सेक्स कर लेते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जांचें कराते हैं, फिर वो पछताते रहते हैं, भागदौड़ी करते रहते हैं। बाद में पेरेंट्स को पता लगता है तो वो भी उनको डांटते हैं, समाज के ऊपर और बोझ पड़ता है कि इसने ऐसा कर लिया। मतलब चारों तरफ से बाउंडेशन हो जाती है, वो गिर जाता है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कुछ, जैसे पहले, सबसे पहले बात कब हुई या कैसे? हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने भी फ्रेंड्स के साथ ही करा है, वैसे किसी के साथ शेयर करा नहीं। वो स्कूल टाइम में दोस्त थे, उनसे पूछा मैंने, तो वो भी बताते थे जितना उनको नॉलेज था। फिर ऐसे धीरे धीरे कोई बड़े बच्चे थे हमारे से, फिर हमने उनसे पूछा, और ऐसे करते ही फिर वो जानकारी मिलने लगी। तो फिर ऐसे अट्रैक्ट होना लड़कियों की तरफ। और इसके अलावा मेरा कोई एक्सपीरियंस, मैंने कुछ खास ऐसा तो है नहीं। अच्छा, और आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए ताकि आप और जो आपके आसपास बच्चे हैं उनको मदद मिले? ऐसा क्या होना चाहिए?
इसमें ये तो हो सकता है कि अपने स्कूल की तरफ से नॉलेज मिले, कि उनको स्कूल में बताया जाए, तो बच्चे सीखते सभी क्लास में एक साथ रहते हैं, तो वो सब एक साथ रहते हैं, तो एक बार सोचेंगे शर्म सी आएगी, लेकिन वो फिर मतलब पूरा ज्ञान मिलने के बाद में, नॉलेज मिलने के बाद में वो क्या ओपन हो जाएंगे, वो समझने लग जाएंगे चीज़ों को। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ सेक्स आप एजुकेशन कहना होनी चाहते चाहिए हो? स्कूल में। ओके, वेरी और गुड। और इसके अलावा होना चाहिए माता पिता को भी समझाना चाहिए बच्चे को। वेरी गुड। हाँ जी। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? अच्छा, आपके जो आसपास आपके दोस्त हैं, है ना, तो कई हाँ, दोस्त जैसे कई बच्चे हैं जो की पॉपुलेशन से, उनके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हो कि क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं? हमारे आसपास हम्म। वो सुना नहीं था, पॉपुलेशन। जैसे हम बात करते हैं ना की पॉपुलेशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि यंग बच्चे जो कि ड्रग यूज में हैं या सेक्स वर्क में हैं या सेम सेक्स बिहेवियर, ऐसा कुछ आपने देखा है? क्या कुछ है एक्सपीरियंस? इसमें मैंने ड्रग्स वाला देखा था। ड्रग्स के अंदर ये होता है कि जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं वो उनको क्या है कि एक तो कमी आती है उसमें, खाने पीने में शारीरिक कमजोरी आ जाती है, और इसके साथ में वो क्या है, लत हैबिट हो जाती है उसकी। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट स्टाफ के साथ बच्चे शेयर करते हैं, या उसको शेयर करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं कि बच्चों तक हम पहुंच सकें? बच्चों तक अभी क्या है कि हाल ही में मैं बताता हूँ, एक हुआ था ऐसा इंसिडेंट। तो हमारे क्या एक संस्था है, संस्था में क्या है कि जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, बॉयज़ अलग कर रखे हैं, गर्ल्स अलग कर रखी हैं। तो उनमें क्या है कि एक दो बच्चे थे जो नाइट में क्या स्टाफ सोने के बाद में वो सेम बेड पे चल जाते थे। तो फिर एक 2-3 महीने तक चलता रहा। फिर उन्होंने एक बच्चे ने आके बताया, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उसने बताया, भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ में, तो मेरे रोज़ रात में बेड पे आता है, मेरे साथ सेक्स करने की कोशिश करता है। तो हमने उसको समझाया, बोले क्यों करता है? बोले नहीं मैं नहीं करता, इसका भी ये भी आता है, कभी मैं भी जाता हूँ। तो मतलब दोनों का था इंटरेक्ट, लेकिन एक को प्रॉब्लम होने लगी उससे, तो उसने आके सारा बता दिया संस्था तो में। आपने काउंसलिंग करके वो सिचुएशन को वहां पे, है ना, काउंसलिंग की जरूरत थी उन बच्चों को? हाँ, उन बच्चों को क्या है, तो सही पता नहीं था क्या करते हैं, और उनको क्या मजे के लिए कर रहे थे सिर्फ, उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम हो गई पीछे, एनएस में प्रॉब्लम हो गई, उसकी जांचें कराई, फिर उसको मस्क कहते हैं ना, मस्क की ओके, प्रॉब्लम, तो ओके, वो हो गई थी। उसकी अब दवाई चल रही है। लेकिन हमने उनको समझाया, बच्चों को एक एक बच्चे को फिर काउंसलिंग में लिया सबको, तो उनको ऐसा नॉलेज दिया ओके, इसके ओके, बारे में। ठीक है, थैंक यू। अभी ना आप कुछ और ऐड करना चाहोगे? इसके अलावा मैंने बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं हरजोत, पूरे पर्सपेक्टिव में। स्वरूप, ऐसे कोई बच्चे थे कि जिनको जल्दी इन्फेक्शन हो गया था कोई चीज़ का, आपने अभी बताया करके कि जिनको ऐसे कोई आपको एक्सपीरियंसेस आया किसी के बताया करके कि जिनको अर्ली प्रेगनेंसी का वगैरह, जो डॉक्टर बिमला जी कह रहे थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ था, या कोई बच्चे जो फीमेल बच्चे हैं उनमें दिक्कतें आ गई थी, जिनको हमने लिंक किया है किसी हेल्थ सर्विसेज से अर्ली, ऐसे कुछ हुआ था आपको याद आ रहा है? ऐसा क्या, एक मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ था। उसने क्या है कि एक पिल्स आती है जो अंदर किल कर देती है बेबी को होने से पहले। तो उसने क्या है कि ऐसे अनसेफ सेक्स कर लिया था, उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो, उसने नॉलेज था नहीं, तो उसने बाद में जानकारी ली। मैंने उसको बताया, मैंने भी जब मीटिंग अटेंड करके आया था जस्ट दिल्ली से, मैंने अलायंस इंडिया से वो मीटिंग अटेंड करने के बाद में पहुंचा था। उसने फिर ऐसा हो गया, बोला कि अब क्या करूं, वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम गए मेडिकल पे, हमने और जानकारी ली और उसको पिल्स ली। तो आप तो किसी लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गए थे? डॉक्टर के पास में उसने मना कर दिया, घबराया हुआ था वो, बोला नहीं जाना। तो हमने मेडिकल वाले से पूछा, 2-3 से पूछा मेडिकल वालों से, उन्होंने बोला कि फिल्स आती है, बेबी फिल्स क्या बोलते हैं उनको, अभी ना फिल्स देखो आती है, वो ये, बेबी को रोक देती हाँ है। ठीक है,
अभी ना ये जो हम बात कर रहे थे कि आधी अधूरी नॉलेज है और ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके कैसे बच्चे अपने आप चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर प्रॉपर काउंसलिंग होती या एटलीस्ट स्टिग्मा, स्वरूप आपको लगता है कि अगर ऐसे वो बात ना होती या उसको डर ना होता तो वो हॉस्पिटल जाता या वो लड़की जाती हॉस्पिटल, अगर स्टिग्मा का या घर वालों का डर ना होता? हाँ, डर नहीं होता तो वो जाते हॉस्पिटल, और सही नॉलेज भी होती तो वो शायद कॉन्डम यूज करते हैं। सही बात है। थैंक यू स्वरूप। अभी ना आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? स्वरूप ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस किया। और स्वरूप, आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्वरूप? नहीं, अधिकतर पॉइंट हम कवर कर लिए सारे कुछ। थैंक यू स्वरूप, आपने ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत ही बढ़िया काम करें, प्लीज़ ऐसे ही काम करते रहिएगा। आज इतने सारे आउटरीच वर्कर्स या फील्ड वर्कर्स या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पे है, उनको आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पूरे प्रोसेस में। तो थैंक यू सो मच। अमित, हमारे साथ और कोई है अपने टीआई से जो शेयर करना चाहते हैं? हाँ अभी ना, अभी हमारे पास अहमदाबाद से शकीजोत टीआई से है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जगदीश, आपके साथ जो बहन है, आप थोड़ा वो बात कराओ। उनका वीडियो का इश्यू हो रहा है, तो वो शी विल बी ऑन ऑडियो ओनली। तो जगदीश, तो बात कराओ प्लीज। मैम हेलो। है जो महिलाएं जो शरीर विक्रय करती है, विमेन इन सेक्स वर्क के लिए खास करके सखीजोत काम करती है, और सखीजोत अलायंस के साथ भी बहुत बढ़िया काम करती थी। इन्होंने उज्ज्वला करके प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम किया, जहाँ पे खास करके ऐसी महिलाएं, यंग एडोलेसेंस गर्ल्स, जो कि पार्लर्स में, मसाज पार्लर्स में, ऐसे अलग अलग जगह पे काम करती है, इन तक ये पहुंचती थी। यस प्लीज, कौन बहन बात करना चाहती है हमसे? जगदीश। I think some technical issue है. Let me check with them. Okay. और कोई है अमित हमारे, उनके अलावा हमारे साथ बात करने के लिए? मैडम, the other person was MSM, but unfortunately उनके यहाँ पे वेबकैम नहीं है और मोबाइल से कनेक्टिविटी का भी इशू हो रहा है। Okay, वो अपना शेयर नहीं कर पाएंगे उनके। जी, अगर सखीचोत में भी दिक्कत हो रही है उनको कनेक्ट करने के लिए, तो हम ऑलरेडी 1.5 आवर तक सेशन ये कंटिन्यू कर चुके हैं। हमको ये सेशन को रैप अप करना पड़ेगा। डॉक्टर हरजोत कोसा, ये सेशन के आखिर में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कुछ खास इस विषय में एडिशनल चीज़ें बताना चाहें हमको, ये जो आज का सेशन हुआ उसके लिए। अभी ना मैम, सॉरी मैं रोक रहा हूँ। अगर कोई बैनर या कुछ भी चीज है तो एटलीस्ट एक शेयर करके रखेंगे तो अटेंडीज को भी ना वो सही व्यू दिखता रहेगा एटलीस्ट। अभी वो मैसेज आ रहा है, द लाइव इवेंट विल कंटिन्यू इन अ मोमेंट। वो ऑडियो सुनाई दे रहा है पर वो मैसेज वो मैंने हो रहा है। वीडियो शुरू किया है, वीडियो ठीक रहेगा ना? मैं आपकी वीडियो लगा देता हूँ। ओके, थैंक यू। डॉक्टर खोसा भी अभी आएंगी लाइव, तो उनकी वीडियो भी लगा सकती है। डॉक्टर खोसा प्लीज आप वीडियो ऑन करिए, प्लीज आ जाइए। हाँ जी, मैं ऑन ही कर रही हूँ अभी ना, 1 मिनट। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा जो स्वरूप ने बात शेयर करी उसी के ऊपर ऐड करना चाहती थी, है ना? अभी ना, कैन यू सी मी नाउ? यस, इन अ मोमेंट आई विल सी यू। यस, आई कैन सी यू। जी, हम आपको देख सकते हैं। यस, तो जैसे हम बात कर रहे थे पहले स्वरूप के साथ, और मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एडोलेसेंट एज के अंदर, और जैसे डॉक्टर बिमला ने बताया, तो कुछ बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था हमारे साथ जब रेडी प्लस प्लस का ट्रेनिंग चलता था। सो ये है कि एक्चुअली वो एक ऐसी एज है इन विच दे आर लाइक लॉस्ट। उनको लगता है ना वो बच्चे हैं ना एडल्ट्स हैं, है ना? And they are too shy, so the transition phase in life is completely gray zone, है ना? So इसके लिए हमने जब बात करी थी तो ये निकल के आया कि
हमको हमारे लिए भी कुछ सुविधाएं टेलर की जाएं। जैसे अगर हम बात करें ना कि महिलाओं के लिए हम सर्विसेज टेलर कर रहे हैं, तो वैसे बच्चों को सेंटर में रख के, एडोलेसेंट्स को, यंग पीपल को सेंटर में रख के सर्विसेज हो, और थोड़ा स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर फोकस किया जाए। क्वालिटी ऑफ केयर की बात होनी चाहिए, और लीगल इश्यूज लाइक ऑफ कोर्स एज ऑफ कंसेंट इज एन इशू, है ना, कि हम कहते हैं कि हाँ आप 18 साल से कम हो, नहीं हो सकता ऐसे, तो उसके ऊपर हमारे को आई थिंक हमारे प्रोग्राम एटलीस्ट हम गुजरात में ये पहल कर सकते हैं। गुजरात में भी हमारे काफी यंग चैंपियंस हैं। सो हेल्थ केयर, जैसे अभी उसने बताया कि वो एक मेडिकल स्टोर पे गए और ओवर द काउंटर दे बॉट एमटीपी के लिए ड्रग्स लिया, तो क्या हम रीच आउट कर रहे हैं, हम सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, कोई वन स्टॉप शॉप है या कोई दिन है जिस दिन यंग एडोलेसेंट बच्चे जाके हॉस्पिटल से सर्विसेज ले सकते हैं, ऐसे कोई स्पेशल वो हो, है ना। सो ये सब बातों को रखते हुए आई थिंक हमको थोड़ा सा अपना जो लेंस है अपने सर्विसेज का, ये हमको थोड़ा सा बच्चों को रख के उस लेंस से देखने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं सर्विसेज हमको एडोलेसेंट एंड यंग पीपल सेंसिटिव भी अब करने का जरूरत है हमारे, अगर हम एसआरएच नीड्स की बात कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर बिमला, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये सेशन वाइंड अप करें इससे पहले, डॉक्टर बिमला। अभी ना आई थिंक सब अच्छे से कवर कर लिया गया है, एंड thank you for arranging this session, and I hope it will be very useful for the participants, and they will take up these issues with the adolescents at the field level, which is very important. Okay, thank you so much. Thank you डॉक्टर बिमला जी UNFPA से। थैंक यू डॉक्टर हरजोत कोसा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे संपूर्ण टीम की, अमित परब, बाकी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर्स हैं, वो संस्थाएं जिन्होंने आज के सेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया, और खास करके गुजरात नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत स्ट्रांगली हमारा सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम का कोई हिस्सा भी हम उनके बगैर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और आखिरी में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी जो डायरेक्टर है डॉक्टर रीटा प्रसाद, और गुजरात स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आई थिंक गुजरात स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डे 1 से हमारे साथ है, और ये सब सेशंस आपके साथ पॉसिबल हो पा रहे क्योंकि वो हमारे साथ है। टारगेटेड इंटरवेंशन, TSU यूनिट, मेसवानिया सर, डॉक्टर सुधीर चावला सर, और बाकी सब लोग, चैतन्य भट्ट जी, बाकी सब लोग जो हमारे साथ हमारे ये प्रोग्राम में जुड़े हैं और सपोर्ट करें, इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और फिर मिलेंगे हम एक अलग सेशंस के साथ अगले हफ्ते ज़रूर, और आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये सेशंस जितना आप सुनेंगे उतनी आपकी जानकारी बढ़ेगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा, और ये सब नॉलेज आपके काम में आने वाला है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ HIV के बारे में मुझे जानकारी रखनी है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है, क्योंकि HIV एक होलिस्टिक रिस्पॉन्स है, हम उसको साझा रिस्पॉन्स बोलते हैं। सिर्फ HIV टेस्टिंग किया मतलब चीज़ें खत्म हो गई नहीं, हमको हेल्थ के बारे में जानकारी देनी है, हमको सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी देनी है, लैंगिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देनी है, लोगों को इकट्ठा लाना है और लोगों को कम्युनिटी के साथ हमको सर्विसेज के साथ ज्वाइन करना है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि जितने भी टारगेटेड इंटरवेंशंस आज अटेंड किए हैं वो जल्दी से जल्दी जाके अपने PSC CSC में मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और हमको ARV की सुविधा, HIV की सुविधा और SRHR की सुविधा अपने कम्युनिटी तक पहुँचाने में सक्षम तरीके से और पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।